everyone, today we are starting with the new chapter आयनिक रेडियस. ठीक है, तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड कब बनता है? व्हेन देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिटवीन टू एटम. ओके, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो लेता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है. ये जो दो ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज होते हैं, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है विच होल्ड द टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस टुगेदर. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल वी टेक NaCl, CaCl2, MgO. सी दिस इज एग्जाम्पल सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11. ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So it have one electron in the outermost shell. अच्छा, आयनिक बॉन्ड बनाते क्यों हैं? क्योंकि एटम्स को ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, या फिर वी कैन से टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सो ये वन इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं. क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, it's 5, right? 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17. ओके, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो ये क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देता है ताकि ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले. तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड इट बिकम योर टेबल सॉल्ट विच इज NaCl. ठीक है, तो दोनों का ही जो है ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया, और ये इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड भी बन गया. जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं CaCl2 का. सी दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम. सो कैल्शियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 क्लोरीन लिए, इन दोनों को एक एक चाहिए. तो जो कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा, राइट? सो फॉर द मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वी शो हाफ एरो. ठीक है, तो एक इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया. तो क्या बन गया? ये CaCl2, राइट? ऐसे ही MgO का देखो, Mg मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये मूव करता है, विच वी शो बाय डबल हेडेड एरो द मूवमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन पेयर. सो इट बिकम्स Mg2 plus O2 minus or MgO. One more term here, what is electrovalency? So electrovalency क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ने दिए और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंसी. जैसे इलेक्ट्रोवेलेंसी मैग्नीशियम के लिए यहाँ पर इट इज +2 एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज -2. नाउ सी द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक सॉलिड. तो सबसे फर्स्ट होता है क्रिस्टलाइन नेचर. तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे कंटेन्स आयन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस अरेंज इन द डेफिनाइट ज्योमेट्रिक पैटर्न. और हर एक क्रिस्टल में ईच आयन दैट इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन, वो भी फिक्स होता है उनका नंबर. अलग अलग एटम्स में अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं. जैसे NaCl की बात करें, सो NaCl में एक Na दैट इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन एटम, ये हमने आगे करना भी है. सो हेंस वी कैन से आयनिक कंपाउंड दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. सी दिस, यहाँ पे जो आपका केटायन और अनायन है वो ऐसे स्पेसिफिकली अरेंज है एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में, इन सच अ वे दैट ईच आयन, सपोज मैंने ये अनायन लिया, दैट इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन, केटायन 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 केटायन. ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ हो जाता है 4. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने एटम्स उसको टच कर रहे हैं. चलो ये तो आगे आएगा, मतलब बेसिकली आई वांट टू शो यू द अरेंजमेंट ऑफ द आयन्स. नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड है हार्डनेस. दोनों ही
एक ही बेसिस पे एक्सप्लेन हो सकती हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, एज वेल एज दे हैव हाई हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन. दिस इज बिकॉज of the electrostatic force of attraction which is very strong among the oppositely charged ions. ठीक है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है. सो यू हैव टू सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट इंटर आयनिक रेडियस और इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. इसके बाद ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, चार्ज ऑन आयन एंड आयनिक रेडियई. जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, मोर इज द चार्ज, तो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा और उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा. आयनिक रेडियस जितना बड़ा होगा तो अट्रैक्शन वहाँ पे कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिर वो भी कम होगा, राइट. अगर आयनिक रेडियस ज़्यादा है, अगर आयनिक रेडियस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. सिमिलरली द सेम इज द रीजन फॉर द हार्डनेस. आयनिक कंपाउंड्स दे आर हार्ड एंड रिजिड. व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between oppositely charged ion. The same thing, it also depend upon the charge of the ion and ionic radii. Next is brittleness. तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर यूजुअली ब्रिटल, मतलब कि अगर आप हल्का सा उनके ऊपर फोर्स लगाओगे, स्ट्रेस लगाओगे, तो दे कैन बी इजिली ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस. ठीक है, जैसे यहाँ पे इसके थ्रू देखो, आपको समझ लगेगी. ये एक अरेंजमेंट दिखाया हुआ है आयनिक क्रिस्टल का. ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से एनायन कैटायन अच्छे से अरेंज है. मान लो आपने यहाँ पे हल्का सा फोर्स लगाया, तब जब आपने फोर्स लगाया तो ये जो लेयर है ये शिफ्ट होगी आगे को इन सच अ वे कि द सेम आयन दे फेस ईच अदर. अब क्योंकि ये सेम है तो आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पे रिपल्जन होगा जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है क्रिस्टल में और जो क्रिस्टल है वो शैटर कर जाएगा, वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा. सेम यहीं पे लिखा हुआ है कि when enough force is applied, one layer move across the next layer and such that like charges they come near to each other. This causes instability because of repulsion of the similar ions and result into breakdown of the crystal. Moving on to the next property which is solubility of ionic compounds. तो ये आप दो बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हो. फर्स्ट, एक तो देखो कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट विच हैव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब क्योंकि पोलर सॉल्वेंट्स का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम कर देते हैं बिटवीन द आयंस. जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो आयंस जो हैं दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. एक तो ये हो गया. अब वो सेपरेट हो गए तो उनमें फ्रीडम होती है एंड देन दे आर सॉल्युबल. नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि जो वाटर होता है वो एक डायपोल की तरह एक्ट करता है, जिसमें नेगेटिव एंड भी होता है ऑक्सीजन पर और पॉजिटिव एंड भी होता है हाइड्रोजन पर. तो जब एक आप आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है, जो आपका कैटायन है, मान लो ये कैटायन है, तो ये इस तरीके से सराउंड होगा कि वाटर का नेगेटिव पोल जो है दैट विल फेस टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड और नेगेटिव में ये रिवर्स होगा. समझ लगी बात? तो जब ऐसे होगा तो यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन. जब सॉल्वेशन होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है. सो ये हो गया सॉल्वेशन. जब सॉल्वेशन होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है और ये जो हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है दैट इज मच मच ग्रेटर देन द क्रिस्टल एनर्जी विच होल्ड्स दीज आयंस टुगेदर. हेंस तो जो क्रिस्टल है वो ब्रेक हो जाता है इनटू आयंस एंड दस दे आर सॉल्युबल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि फ्री आयंस नहीं होते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो आयंस दे आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली, फर्मली, हेंस दे आर नॉट फ्री. बट अगर आप उनको वाटर में डिसॉल्व कर दो तो अभी हमने देखा कि वो आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं. सो देन बट अगर जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व कर देते हो तो हमने अभी देखा कि दे आर सॉल्यूबल, दे स्प्लिट अप इनटू आयंस, तो वहां पे फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं एंड देयरफॉर दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन डिसॉल्व्ड स्टेट. सिमिलरली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मतलब कि मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं,
कैसे? जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. जब काइनेटिक एनर्जी, उनको एनर्जी मिल गई, दिस एनर्जी इज यूज इन फॉर ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स, एंड जिसकी वजह से जो आयंस होते हैं दे बिकम मोबाइल एंड दस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आयनिक रिएक्शन. दिस इज वेरी इजी. आयनिक कंपाउंड का जब आपने डिसॉल्व करा वाटर में तो आयंस में स्प्लिट होगी. तो वो जो रिएक्शन है उन आयंस की, दैट इज कॉल्ड एज आयनिक रिएक्शन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर. सो दिस इज इजी. इजी कैसे है? आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड में वन आयन दैट इज सराउंडेड बाय द अपोजिटली चार्ज आयन, तो वो इक्वली यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में फोर्स है वही इन दोनों के बीच में फोर्स है, वही इन दोनों के बीच में फोर्स है, वही. सो बेसिकली जो फोर्स है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. कोई एक जगह फोर्स नहीं लग रही होती है, ठीक है ना. तो जिसकी वजह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होती है. दस दे हैव दस दीज आर नॉन डायरेक्शनल. ठीक है. डायरेक्शन तो तभी होती है ना, जैसे मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, मैंने इधर को फोर्स लगाया या इधर कोई मूव कर गया, यहाँ पे आ गया, तो ये डायरेक्शनल हुआ. बट इनमें ऐसा नहीं होता. फोर्स दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हेंस दीज आर नॉन डायरेक्शनल. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर. तो जो आयंस हैं या जो जिनको अब हमने स्फीयर्स मानना है, ठीक है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो हमने क्लोज पैकिंग करनी है. क्लोज पैकिंग इस तरीके से करनी है कि मैक्सिमम स्पेस को हम ऑक्यूपाई कर सके. क्यों? क्योंकि द क्लोजर इज द पैकिंग द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल. तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस तरीके से रखें क्रिस्टल्स को या हम इस तरीके से रखें. इसमें हमने कैसे रखा हुआ है, वन लेयर बनाई, फिर सेकेंड लेयर जो है वो इस तरीके से रखी कि अनदर स्फीयर इज जस्ट बिलो द फर्स्ट स्फीयर. इधर हमने क्या किया, दो के बीच में एक रखा, दो के बीच में एक रखा. तो जब हम इन दोनों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि जो सेकेंड अरेंजमेंट है ये ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है. अब इसमें आपने स्फीयर्स को कैसे रखा हुआ है कि ये जो स्फीयर्स हैं ये हॉरिजॉन्टली भी अलाइन है और वर्टिकली भी अलाइन है, सारे के सारे. इधर क्या है कि जो फर्स्ट लेयर है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन है, उसके बाद कौन सी थर्ड लेयर, फिर सिक्स्थ, ऐसे 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 सेकेंड, फोर्थ, सॉरी 1, 3, 5 और 2, 4, 6 they are horizontally aligned as well as vertically aligned. See this, see this, इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट लेयर है, ये मान लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेयर, नहीं लाइन बोल लो, तो फर्स्ट जो है ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है, फिर थर्ड अलाइन है और ये वर्टिकल भी है. ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर, ठीक है, ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर, राइट. ऐसे ही फिर सेकेंड और फोर्थ हॉरिजॉन्टली भी अलाइन है और वर्टिकली भी अलाइन है, ऐसे ऐसे ऐसे. गॉट इट. तो यही मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ दे आर अलाइंड वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, एंड सिमिलरली सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन दे आर अलाइंड वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली. तो जब हम देखते हैं ये दो अरेंजमेंट को, हमें पता लगता है कि जो सेकेंड अरेंजमेंट है दैट इज मोर क्लोजली पैक्ड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60.4% स्पेस जो होती है वो फिल होती है एंड 39.6% स्पेस वो एम्प्टी होती है, जिसको हम बोलते हैं वॉइड वॉल्यूम. फर्स्ट अरेंजमेंट में 52.4% स्पेस ऑक्यूपाई होती है और 47.6% स्पेस एम्प्टी होती है. सो जिसकी वजह से सेकेंड वाला जो हो गया वो दैट इज मोर स्टेबल. अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट टर्म विच इज कोऑर्डिनेशन नंबर. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरर्स विद which a given sphere is in contact, that is called coordination number. फर्स्ट अरेंजमेंट में देखो तो दिस वन स्फीयर इट इज टच्ड बाय 1, 2, 3, 4 स्फीयर. इस स्फीयर को ये 1, 2, 3, 4 ये वाले स्फीयर्स टच कर रहे हैं, मेकिंग अ स्क्वायर. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4. यहाँ पे अरेंजमेंट 2 में दिस वन स्फीयर इट इज टच्ड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्फीयर. सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 एंड दे आर मेकिंग अ हेक्सागन. Okay, so here the coordination number is 4 and here the coordination number is 6.
अब ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट में जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है दैट इज 60.4% और यहाँ पे 52.4%, राइट। तो ये ही हम कंसीडर करते हैं बिकॉज इसमें ज्यादा क्लोज पैकिंग है एंड इट इज स्टेबल, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक फॉर्म। नाउ सी, एक लेयर हो गई है पूरी, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो तरह के वॉइड्स होते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो और तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो वॉइड है, जो स्पेस है, वॉइड किसको बोलते हैं? जो होलो वेकेंट स्पेस होता है। तो इसको हमने डार्क वाले को बोल दिया ए, ये डार्क डार्क डार्क, और जो सिंपल ट्रायंगल बन रहा है उसको बोला वी। ठीक है, इसको बुक से देख लेते हैं एक बारी। जैसे देखो, ये वाले वॉइड्स हो गए ए और ये नीचे वाले हो गए बी, फिर ये वाले वॉइड्स हो गए ए, ये नीचे हो गए बी। तो याद रखो, जो ऊपर ऐसे सीधा ट्रायंगल बना रहे हैं दीज आर द वॉइड्स नेम्ड ए, जो नीचे पुट्ठा ट्रायंगल बना रहे हैं मतलब कि उल्टा, उसको बोलेंगे वॉइड बी। तो अब जब हमने सेकेंड लेयर रखनी है इसके ऊपर, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम वॉइड्स बी के ऊपर रखें नेक्स्ट लेयर, या फिर ए वॉइड के ऊपर रखें। ठीक है, तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों वॉइड्स के ऊपर ही रख दें लेयर। तो अभी हमने क्या किया कि सेकेंड लेयर बी वॉइड के ऊपर रखी, बी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो डॉटेड दिखाया है दिस इज द सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन है कि जब हमने एक और थर्ड लेयर रखनी है, तो फर्स्ट लेयर को हमने ए लेयर बोला, सेकेंड को हमने बी बोला, अब हमने थर्ड सी लेयर रखनी है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि सेकेंड लेयर ने भी कुछ वॉइड बनाए हैं सी, जिनको नाम दिया, या तो इनके ऊपर रखें, या फिर हम किसके ऊपर रखें, जो अनवेकेंट वॉइड्स थे ए ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो अगर आपने जो थर्ड लेयर है वो सी के ऊपर रखी है, थर्ड लेयर ऑन सी होल्स, तो वो जो नेक्स्ट लेयर है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगी टू द फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, और अगर आपने जो थर्ड लेयर है वो ए वॉइड्स पर रखी, तो एक न्यू ही लेयर क्रिएट होगी थर्ड लेयर, तो इसको बोल देते हैं ए बी सी अरेंजमेंट। ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP अरेंजमेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। इसको ABAB अरेंजमेंट बोला, इसका रीजन भी है। क्या रीजन है? सी, फर्स्ट लेयर इज ए, फर्स्ट लेयर इज ए, सेकेंड लेयर इज बी। हमने बोला जो थर्ड लेयर सी है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है ए के, क्योंकि इसको सुपर इम्पोज कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि सी इज इक्वल टू ए, तो ए बी हो गया ना, ए बी, क्योंकि सी तो ए के बराबर ही है, तो ए बी अरेंजमेंट, या इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, शॉर्ट में HCP। सेकंड, जब हमने वॉइड्स अनवेकेंट होलो पर रखे थे ए पे, तो वो पे जो वहां पे थर्ड लेयर सी क्रिएट हो रही थी, तो ABC। उसमें भी जब हम नेक्स्ट लेयर रखते हैं ना, फोर्थ लेयर D जिसको बोलेंगे, वो एग्जैक्टली सुपर इम्पोज करता है ए को, तो इसलिए इसको बोल देते हैं ABC अरेंजमेंट, क्योंकि D इज इक्वल टू ए, वो सेम ही होती है ए की जैसी। और इसको इसलिए क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP, या इसको बोलते हैं फेस सेंटर पैकिंग, FCC। गॉट इट? तो ये देखो, ये होगी ABAB अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। इसमें ज्यादा क्लियर नहीं था डायग्राम, इसलिए आपको बुक से दिखाया था। और यहाँ पर ये हो गई FCC, फेस सेंटर, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नोटिस करते हो तो देयर इज अ स्फीयर एट सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, इसलिए इसको FCC भी बोलते हैं। दोनों ही केसेस में जो ऑक्यूपाइड स्पेस होती है दैट इज 74%। इन दोनों के अलावा भी एक अरेंजमेंट होता है दैट इज BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। दिस इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। इस अरेंजमेंट में हमने क्या करना होता है, जो फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स है उनको थोड़ा लूज कर दो। ठीक है, और फिर सेकेंड लेयर के स्फीयर्स को आपने कहाँ रखना है, द होलोज ऑफ द फर्स्ट स्फीयर।
बट इसमें जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है दैट इज ओनली 68%, तो इसीलिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं दोनों को कंसीडर करते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द इंटरस्टिशियल साइट्स इन क्लोज पैक अरेंजमेंट. तो इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती हैं कि भले ही आप कितनी भी क्लोज पैकिंग कर लो, देयर इज सम होलो और वेकेंट, कुछ स्पेस वाइड्स छूट ही जाते हैं. दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट. देयर आर टू टाइप्स, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल. दो ही पॉइंट यहाँ है इसमें आपने याद करना है. टेट्राहेड्रल साइट कब बनती है? जब 4 स्फीयर आपस में टच करते हैं. जैसे यहाँ पर देखो स्फीयर नंबर 1, 2, 3 और ये जो डॉटेड दिखाई है मतलब कि इसके ऊपर एक स्फीयर रखा है. यहाँ पे जो वाइड क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल साइट. तो ये बनता कैसे है? व्हेन अ स्फीयर इन सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड अबव द 3 स्फीयर टचिंग वन अनदर इन द फर्स्ट लेयर. इसके बाद इनके जो सेंटर्स हैं दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन. ऑक्टाहेड्रल साइट तब बनती है जब 6 स्फीयर्स आपस में टच करेंगे. तो देखो 3 नीचे वाले और 3 डॉटेड वाले, यहाँ पे जो वाइड क्रिएट होगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल साइट. और ये दीज आर डायरेक्टेड, अगर इनके सेंटर लें तो ये क्या बनाते हैं? ऑक्टाहेड्रन बनाते हैं, विच फॉर्म्स अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन. ऑक्टाहेड्रन की शेप ये होती है. आयनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो व्हाट इज स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, ये दो ही चीजें आपने याद रखनी है. स्पेस लैटिस क्या होता है कि द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस. के जो आपके आयन्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं. जैसे NaCl में सोडियम आयन, क्लोराइड आयन जो हमने आगे करना भी है वो किस तरीके से अरेंज्ड है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस. यूनिट सेल क्या होता है? कुछ एक ऐसा रिपीटिंग यूनिट होता है जो बार बार, बेसिकली रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस जो बार बार रिपीट करेंगे तो पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल. ठीक है. लोकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स इन क्लोज पैक अरेंजमेंट, ये आपको याद रखना है. CCP अरेंजमेंट की बात करें, मैंने आपको 3 अरेंजमेंट बताए थे, HCP, CCP, इसी को FCC बोलते हैं, और एक बताया था BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्योंकि 68% ऑफ द अवेलेबल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड इन दैट केस, सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता. वी टेक ओनली दीज 2, याद रखना. ये CCP अरेंजमेंट में जो ऑक्टाहेड्रल साइट्स हैं, ऑक्टाहेड्रल साइट पता है आपको, जब 6 टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एट द एज सेंटर, मतलब कि हर एक एज के सेंटर में प्रेजेंट होंगी, याद रखना. टेट्राहेड्रल साइट कहाँ प्रेजेंट होंगी? दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ईच क्यूब, या फिर इनको बोल सकते हो आप दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी डायगोनल. एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल साइट होती हैं एंड द डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर इज 1/4. सी दिस, ये आपका स्ट्रक्चर है CCP अरेंजमेंट का. तो यहाँ पे आपको क्यूब का एज तो पता ही है, अगर सिंपल क्यूब बनाओ तो एज ये चीज होती है. सो हर एक एज के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल साइट है. यहाँ पे सिर्फ आपको ऊपर के 4 दिखाए हैं, नीचे भी ऐसे ही होता है. सो ऑक्टाहेड्रल साइट दे आर प्रेजेंट एट द एज सेंटर ऑफ एवरी एज. टेट्राहेड्रल साइट कहाँ होती है? जो आपका एक यूनिट सेल है उसके सेंटर में प्रेजेंट होती है. और ये जो लाइन है दिस रिप्रेजेंट द बॉडी डायगोनल. तो एक बॉडी डायगोनल में कितनी टेट्राहेड्रल साइट हो गई? 2 टेट्राहेड्रल साइट. तो ये आपको याद रखना है. HCP में क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल साइट कोरस्पॉन्ड टू अदर ट्राइंगल एंड टेट्राहेड्रल साइट दे आर प्रेजेंट अलोंग द एज इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लेयर. इसको मैं आपको बताती हूँ. ये देखो यहाँ पे जो ये आपको HCP अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, ये एक 2 लेयर के बीच में एक ट्राइंगल बनता है. पहले मैं आपको इनको ना बनाना भी सिखा देती हूँ एक बारी. ये याद रखो, CCP अरेंजमेंट में जो स्फीयर्स होंगे दे आर प्रेजेंट एट एवरी कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, एज वेल एज दे आर प्रेजेंट एज फेस सेंटर. तो ये बनाने में दिक्कत आती है बच्चों को, मैं बता देती हूँ. पहले आपने स्केल से बनाओगे तो और अच्छा रहेगा. पहले आपने सिंपल क्यूब बनाना है. ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा बनाना सिंपल क्यूब. दिस इज अ सिंपल क्यूब. बन गया ये. तो अगर एक छोटा बताऊं तो यहाँ पे दिस एंड दिस में क्या बताना चाह रही हूँ एक बार सुन लो. CCP अरेंजमेंट में स्फीयर्स कहाँ पर है? हर एक कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर 8 कॉर्नर्स इन द क्यूब, हर एक कॉर्नर पे. और साथ में दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस. तो एक फेस ये हो गया इसके सेंटर में, एक फेस ये हो गया इसके सेंटर में, एक बैक वाला हो गया इसके सेंटर में, एक नीचे वाला हो गया इसके सेंटर में,
अच्छा, एक टॉप वाला हो गया उसके सेंटर में और एक फ्रंट वाला हो गया इसके सेंटर में, समझ लगी। तो ये बड़ा कैसे बनाना है। और HCP में ये एक यूनिट सेल के बारे में, HCP में एक यूनिट सेल कैसे बनाते हैं, आप 2 हेक्सागन बनाओ, एक मिनट रुको, दोबारा बता रही हूँ एक बार, ये CCP अरेंजमेंट है। तो इसमें सारे के सारे कॉर्नर्स पर देयर आर 8 कॉर्नर्स, तो हर एक कॉर्नर पर हैं एंड प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। तो ये एक फेस ये हो गया इसके सेंटर में, एक फेस ये हो गया इसके सेंटर में, एक ऊपर वाला इसके सेंटर में, एक नीचे वाला इसके सेंटर में, एक बैक वाला इसके सेंटर में और एक फ्रंट वाला इसके सेंटर में। ये एक यूनिट सेल बनाया मैंने। इसी को बार बार रिपीट करोगे तो CCP अरेंजमेंट बनेगा। दिस इज CCP। HCP, आप 2 हेक्सागन बनाओ, उसके हर एक कॉर्नर पर एक स्फीयर प्रेजेंट होगा एज वेल एज एट द सेंटर एंड दीज आर टचिंग ईच अदर। इसमें भी ऑल आर टचिंग ईच अदर। ऐसे ही नीचे बनाओगे, दीज आर ऑल्सो टचिंग ईच अदर। अब ये ज्वाइन करने को दिखाया है, ये ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे बट ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये वाली लाइन, ये बैक वाला और ये नीचे वाला, ये बैक वाला और ये नीचे वाला एंड दीज ऑल टचिंग ईच अदर। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में एक ट्राइंगल बनाना है, मतलब बेसिकली ऐसे 2 ट्राइंगल बनाना है। ये पोजीशंस है, ये ऐसे ही याद रख लो आप। ये जो होती है ना, ये ऑक्टाहेड्रल साइड होती है HCP में, जो मैं आपको बताना चाह रही थी। टेट्राहेड्रल साइड कौन सी होती है, ये वाली। एक यहाँ ट्राइंगल बनेगा ये वाला और एक यहाँ ट्राइंगल बनेगा, ये टेट्राहेड्रल साइड होती है। क्लियर। बेसिकली सीधा ये समझो, सीधा बनेगा तो टेट्राहेड्रल, उल्टा बनेगा तो ऑक्टाहेड्रल। ये बहुत कम आता है, सिर्फ जिंक के वर्डजाइट, जब आप ZNS करोगे तो उसके वर्डजाइट स्ट्रक्चर में ही आता है, वैसे ही नहीं आता। इसको हम बनाना सीख रहे थे। तो ये कैसे बनाते हैं, आपने पहले सिंपल क्यूब बनाया, अब आपने क्या करना है, हर एक फेस के एक सेंटर में एक लाइन बनानी है। हर एक फेस के, समझ रहे हो, एक ये वाला फेस इसके सेंटर में एक लाइन, ये वाला फेस इसके सेंटर में एक लाइन। ठीक है, ये 2 तरीकों से बन सकता है। बैक वाला फेस उसके सेंटर में एक लाइन, फ्रंट वाला फेस उसके सेंटर में एक लाइन, तो ज़्यादा बड़ी होगी। उसके बाद ये ऊपर वाला एंड देन ये नीचे वाला। नाउ आप इनको ज्वाइन कर दो, ये ऊपर वाले ये नीचे वाले। तो आप देखोगे ऐसे, ये देखो 3 बन गए हैं ये। अच्छा, अब इसमें प्लस बनाना है आपने और इनको ज्वाइन कर देना है, तो ये बन गया। दिस इज सो इजी। ये क्लियर नहीं है, मैं बोल रही हूँ, स्किल से बनाओगे तो ज़्यादा आसान होगा। एक दूसरा वे भी है, वो भी बता देती हूँ। इसमें आपने 3 क्यूब के फेस बनाने, एक ये बनाओ, दूसरा यहाँ बना दो, सेम ही बनाना बिल्कुल एग्जैक्ट, तीसरा यहाँ बना दो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। 3 बन गए। अब ना इनमें प्लस बनाओ आप, एक प्लस प्लस प्लस, लुकिंग लाइक अ विंडो। इनको बनाने के बाद इनको आपस में कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये वाला ये आपस में कनेक्ट कर दो, ये चीज़ भी आपस में कनेक्ट हो जाएगी, ये बैक वाली भी हो जाएगी, ये फ्रंट वाली भी हो जाएगी, होगी। एंड नाउ ये भी हो जाएगी। और ये जो है ये भी कनेक्ट करना है और नीचे ये भी सेम टू सेम है, ये भी कनेक्ट करना है। तो ये भी वही बन गया जो बनाना चाह रही थी। तो दोनों वेज हैं, आपको जो इजी लगे आप एक बार प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। तो देखो CCP में ऑक्टाहेड्रल साइड एट द एज सेंटर एंड टेट्राहेड्रल एट द सेंटर ऑफ द ईच क्यूब, और एक डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल साइड्स होती हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। मूविंग ऑन टू HCP। देखो ये बनाते हो HCP, 2 ऊपर हेक्सागन वाली लेयर, बीच में ट्राइंगल। इसका आपने ऑपोजिट ट्राइंगल बनाना है, दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल साइड। ये ऑक्टाहेड्रल साइड होगी। अब हर एक ये जो आपकी स्ट्रैंड्स जा रही है ना, हर एक के सेंटर में एक टेट्राहेड्रल साइड होगी। इसके सेंटर में, 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 इसके सेंटर में। और जो सेंटर वाली है वहाँ पे हमने लाइन नहीं बनाई, बट उसके भी एक सेंटर में होगी, तो वो हो जाएंगी टेट्राहेड्रल साइड। नाउ सी,
स्ट्रक्चर ऑफ ए बी टाइप आयनिक सॉलिड्स। जब ए बी टाइप आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैटायन और एनायन का रेशियो दैट इज गोइंग टू बी 1:1 सेम होगा, जितने कैटायन उतने ही एनायन। इसमें फर्स्ट एग्जांपल जो हमने करना है दैट इज ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। देखो बस कुछ ही बातें आपने याद रखनी है एंड यू विल बी एबल टू गिव आंसर पूरा, ठीक है। तो जैसे क्लोरीन है, आपने क्या याद रखना है कि क्लोरीन आयन जो है, नेगेटिव पार्ट जो है, दे आर गोइंग टू बी अरेंज इन CCP, मतलब कि क्लोरीन कहाँ प्रेजेंट होगा, हर एक कॉर्नर पे और फेस सेंटर पर। दूसरी बात, सोडियम ने क्या ऑक्यूपाई करना है, ऑल ऑक्टाहेड्रल साइड, मतलब कि एज के सेंटर में। ये डायग्राम में देख लेते हैं एक बार, सीधे डायग्राम। क्लोरीन मैंने आपको बोला हर एक कॉर्नर पे और सेंटर ऑफ द ईच फेस, और सोडियम दे ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइड, मतलब कि दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट एट द एज सेंटर। तो ये जो व्हाइट वाले हैं दीज आर द क्लोरीन, जो कि हर एक कॉर्नर पर प्रेजेंट है। अभी अगर आप इनको थोड़ा इग्नोर करो, जो दिखाए हुए हैं, ठीक है, वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए दिखाए हुए हैं, इनको इग्नोर करते हुए ये जो है ना डायग्राम, दिस इज द सेम विच आई टॉट यू, दिस वन, बट ये मैंने थोड़ा एलोंगेटेड बना दिया है। बुक में आपको इस तरीके से बनाया हुआ है, ये थोड़े इन्होंने ज़्यादा ही लंबे लंबे बनाए हैं, पेन ही नहीं चलता, ये इस तरीके से लंबे लंबे, तो फिर वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। द मोर यू एलोंगेटेड यू विल गेट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो, तो क्लोरीन कॉर्नर्स पर है, फेस सेंटर पर है, सोडियम एज पर है, समझ लगी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि देर इज ओनली 1 ऑक्टाहेड्रल साइट पर एटम इन क्लोज पैक लैटिस, और 1 ऑक्टाहेड्रल साइट तो सोडियम ने ऑक्यूपाई करी हुई है, सो देर इज गोइंग टू बी 1 सोडियम फॉर 1 क्लोरीन। अब क्या है, अब कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ये, तो अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर आए, आप बताओगे कि नेगेटिव आयन ने कौन सी प्लेस ऑक्यूपाई करी है, पॉजिटिव ने कौन सी ऑक्यूपाई करी है, पॉजिटिव ने कौन सी करी है, देन आप बताओगे कि कंट्रीब्यूशन कितना है और कितने पर कितने सेल है। ये हमेशा सेम होगा, 1 गोइंग टू बी 1 साइड फॉर 1 क्लोरीन, क्योंकि ए बी है, रेशियो सेम ही रखना है हमने। तो जो कॉर्नर पर शेयर हुआ है ना, वो दैट इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 हो गया। एंड द आयन जो कि फेस सेंटर पर है दैट इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 हो गया। ये दोनों क्लोरीन ही आयन है, आपको पता है 8 कॉर्नर है तो 8 क्लोरीन होगा, ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट 1/8, सो देयर इज गोइंग टू बी 1 क्लोरीन आयन पर यूनिट सेल। सिमिलरली देयर आर 6 फेजेस और हर एक के सेंटर में है, so going to be 6 ions at each face center, so 1/2 is the contribution into 6 gives us 3 chlorine atom per unit cell. टोटल देखिए 3 + 1 is 4। अब सोडियम कहाँ प्रेजेंट है, एज पर, साथ में एक सेंटर में प्रेजेंट है, जो एज पर है वो 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो 1/4 into 12 gives us 3 सोडियम पर यूनिट सेल, और जो बॉडी सेंटर में एक प्रेजेंट है वो 1 ही सोडियम को कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो ये भी 3 + 1 4 हो गया। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितनी होगी, 4:4 1:1। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दीज टू, A chlorine is surrounded by 6 sodium and 1 sodium is surrounded by 6 chlorine, so दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको दिखाया था, ये NaCl के अलावा इट इज अडॉप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द अल्कली हैलाइड्स, जैसे ये एग्जांपल है AgI, AgCl, AgBr, NH4, NH4Br एंड ऑल। नेक्स्ट जो हमने ए बी टाइप आयनिक सॉलिड में पढ़ना है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। इसके 2 स्ट्रक्चर पढ़ने, एक जिंक ब्लेंड, एक वर्डजाइट स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड में और वर्डजाइट में ज्यादा फर्क नहीं है, द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे जो सल्फाइड आयन है दे आर इन CCP अरेंजमेंट, वर्डजाइट में जो सल्फाइड आयन है दे आर प्रेजेंट इन HCP अरेंजमेंट। तो फिर से वही CCP अरेंजमेंट है, मतलब कि दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वहां पे जो NaCl का हमने किया था, सोडियम ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल साइड, यहाँ पे जिंक ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको याद ना हो, टेट्राहेड्रल साइड दे आर प्रेजेंट एट द बॉडी डायगोनल करवाया था ना क्यूब का, और एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल साइड होती हैं, उसमें से हाफ ऑक्यूपाई की हुई है, मतलब कि एक ऑक्यूपाई किया हुआ है, एक छोड़ा हुआ है। तो 2 टेट्राहेड्रल साइट होती हैं, हर एक S2 नेगेटिव के लिए हाफ ऑक्यूपाई हैं, तो कितनी हो गई, 1 जिंक फॉर 1 सल्फर। तो स्टोइकोमेट्री फिर सेम 1:1।
अब दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे हमने वो नहीं करना कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, सीधे ये लिख दो एंड इट्स इजी. नाउ जिंक जो है दैट इज सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रन. यहाँ पे सोडियम इज ऑल्सो सराउंडेड बाय 4 जिंक डायरेक्टेड टू द कॉर्नर ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रन. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4:4. ये डायग्राम है विच इज नॉट एज मच क्लियर. अच्छा ये तो मैं आप एक मिनट एक चीज बताने ही भूल गई. देखो एक क्लोरीन वो मैंने आपको बताया 6 से था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था क्योंकि 6 इसको टच कर रहे हैं. ये बनाता है ऑक्टाहेड्रन, दिख रहा है ना ऑक्टाहेड्रन शेप. सिमिलरली एक सोडियम सराउंडेड बाय कितने टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 6 क्लोरीन टच कर रहे हैं, ये भी ऑक्टाहेड्रन बनाता है. ठीक है, वहां पे वो टेट्राहेड्रन बना रहे हैं, है ना. देखो ये टेट्राहेड्रन बना रहे हैं, सल्फाइड कॉर्नर पर है, सेंटर पर है, और ये बॉडी डायगोनल एक ऑक्यूपाई करी हुई है. ये एक बॉडी डायगोनल होता है यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ आता है एक यहाँ आता है, एक ऑक्यूपाई किया हुआ है, 4 से शेयर है डायरेक्टली टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रन, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था पहले. सेकेंड इज वर्डजाइड स्ट्रक्चर. थोड़े ये साफ नहीं है, कोई नहीं, चलो. यहाँ पे सल्फाइड पहले ही बताया HCP अरेंजमेंट करेगा, मतलब कहाँ पर प्रेजेंट होगा वो याद है आपको, हेक्सागन वाला, हेक्सागन के कॉर्नर्स पर और उसके सेंटर में 2 लेयर होती हैं और साथ में बीच में 3 ट्राइंगल बनाते हैं. जिंक ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड. ठीक है, टेट्राहेड्रल साइड आपको बताई थी ना, जो 2 ज्वाइन कर रहे थे. रुको, सी सल्फाइड प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर, हेयर ऑल्सो, यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये बीच में ट्राइंगल भी तो बना रहे हैं, है ना. और टेट्राहेड्रल साइड मैंने आपको बताई थी अलोंग द एज, एज के सेंटर में, एज के सेंटर में, एज के सेंटर में, बॉडी एंगल के सेंटर में. तो ये आपको जिंक हो गया, ये आपका सल्फाइड हो गया. क्लियर. अगेन द सेम थिंग, 2 टेट्राहेड्रल साइड होती हैं, एक एस के लिए हाफ ऑक्यूपाई करी हुई है. इसका मतलब कि देयर इज 1 जिंक 4 1 सल्फाइड. तो स्टोइकियोमेट्री क्या होगी 1:1. कोऑर्डिनेशन नंबर जो ऊपर था वही सेम ही है, 4 is the coordination number, and they are directed towards the corner of regular tetrahedron. This each sodium is surrounded by 4 zinc and 1 zinc is surrounded by 4. Both are directed to the corner of regular tetrahedron. तो जो आपका क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, उसकी रेशियो दैट इज 4:4. फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ये देखो, एक जिंक सराउंडेड बाय और टच्ड बाय 1 2 3 4 दीज 4, and this sulfide touched by 1 2 these 4 zinc. देखो 1 2 जो डॉटेड लाइंस दिखाई हुई हैं. नेक्स्ट टू दिस वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड. ये उनसे अलग है, इसमें क्लोरीन का ना CCP होगा ना ही HCP होगा. दे हैव सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट. सिंपल क्यूबिक जो हमने फर्स्ट सबसे पहले नहीं किया था, 2 अरेंजमेंट करे थे, अरेंजमेंट 1 अरेंजमेंट 2 अरेंजमेंट 2 ज्यादा स्टेबल था. सी दिस, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक. दिख रहा है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी स्फेयर का कितना होने वाला है इसमें 6. यही द सेम स्ट्रक्चर इज अडॉप्टेड बाय द सीजियम क्लोराइड, नॉट दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, चलो इसको थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि सेम ही है. क्लोरीन का सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट होगा. फर्क क्या है, क्या फर्क है कि सिर्फ कॉर्नर्स पर होगा, फेस सेंटर पर प्रेजेंट नहीं होगा. तो सारे के सारे कॉर्नर्स पर होगा. सीजियम ऑक्यूपाई क्यूबिक साइड मतलब कि बॉडी सेंटर. समझे. देखो सारे के सारे हर एक क्यूब को कंसीडर अलग से करें. जैसे ये वाला क्यूब कंसीडर करो आप, ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, ये बैक वाला, ये फ्रंट वाला. ये वाला नेग्लेक्ट कर दो इतना, ये यहाँ से. तो ये वाला जो क्यूब है ना, इसमें सारे के सारे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं और जो आपका सीजियम है वो बॉडी सेंटर में है. कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है इसका, क्योंकि 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं. सो सीजियम ऑक्यूपाई क्यूबिक साइड, बॉडी सेंटर, 8 क्लोरीन, कंट्रीब्यूशन 1/8 into 8, सो 1 क्लोरीन एटम पर यूनिट सेल. सीजियम एक ही है तो उसकी कंट्रीब्यूशन भी एक ही है. तो स्टोइकियोमेट्री फिर से सेम आ गई 1:1. 1 सीजियम सराउंडेड बाय 8, 1 क्लोरीन सराउंडेड बाय 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8. CaCl के अलावा CsBr, CsITl, Cl, TlBr and all these also show the same structure. Okay, so the next topic is structure of AB2 type.
AB2 टाइप समझ रहे हो? यहाँ पर जो आपका रेशियो है वो 1:1 नहीं होगा, 1:2 होगा। क्लियर? फर्स्ट एग्जाम्पल है CaF2। डायग्राम सेम ही है, इसीलिए अगर आपको वो वाला डायग्राम बनाना आ गया तो आप कुछ भी बना सकते हो, सेम ही डायग्राम है। यहाँ पे हमने CaF2 लिया, मतलब कि 1 कैल्शियम 2 फ्लोरीन, रेशियो देख रहे हो? सो यहाँ पे जो कैल्शियम है वो CCP अरेंजमेंट बनाता है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सेम थिंग, प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ये अब की बार इन्होंने ब्लैक से दिखाया है और एक यहाँ पे गायब है, ये देखो, ऑल द कॉर्नर्स एंड द सेंटर ऑफ द ईच फेस। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया। जो फ्लोरीन है वो सारी की सारी टेट्राहेड्रल साइट ऑक्यूपाई करेंगे, जैसे हमने उसमें नहीं देखा था, किसमें देखा था, ये ZNS वाले में, सेम सही है। पर वहां पे नेगेटिव ने CCP अरेंजमेंट करी थी और जिंक ने हाफ टेट्राहेड्रल साइट ऑक्यूपाई करी थी। यहाँ पे पॉजिटिव ने CCP करी है। पॉजिटिव क्या समझो, जो एक है उसने करना है, ठीक है। इसलिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है Na2O, उसमें पॉजिटिव, उसमें नेगेटिव वाला एक होता है, तो उसने CCP अरेंजमेंट करना है। फ्लोरीन ने सारी टेट्राहेड्रल साइट ऑक्यूपाई करनी है, तो बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल साइट होती है, 2 टेट्राहेड्रल साइट फॉर 1 कैल्शियम, ठीक है। तो 2 फ्लोरीन हो गए पर कैल्शियम। स्टोइकियोमेट्री क्या होगी? 1:2। टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो एक फ्लोरीन इज सराउंडेड बाय 4 कैल्शियम एंड 1 कैल्शियम इज सराउंडेड बाय 8 फ्लोरीन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का हो गया, इट इज 8 एंड फॉर फ्लोरीन इट इज 4। देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कैल्शियम कॉर्नर्स पर है एंड एट द सेंटर। फ्लोरीन जो है वो बॉडी डायगोनल, देखो बॉडी डायगोनल अच्छा दिखाया है इसमें, ये बॉडी डायगोनल है ये वाला, ठीक है। 2 टेट्राहेड्रल साइट हैं, दोनों ऑक्यूपाई करी गई हैं बाय फ्लोरीन, इसलिए रेशियो है। आई होप आपको समझ लग रही है, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। वैसे ये सब बहुत ईजी है, एक बार आप ये वीडियो देखो, उसके बाद आप अपने आप से सेल्फ स्टडी करो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर Na2O, मैंने बोला एक जो सिंगल है उसको CCP ऑक्यूपाई करवा दो। यहाँ पे सिंगल क्या है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ऑक्यूपाई करा दो। CCP मतलब गोइंग टू बी प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ द ईच फेस। बाकी सेम ही है, Na ने तो सारी टेट्राहेड्रल साइट ऑक्यूपाई करनी है, सो देयर इज गोइंग टू बी 2 Na फॉर 1 ऑक्सीजन। सी 2 टेट्राहेड्रल साइट फॉर पर एटम, तो 2 टेट्राहेड्रल साइट फॉर ईच ऑक्सीजन, तो स्टोइकियोमेट्री होगी 2/1। सेम ही बातें हैं ना सारी की सारी, बस आपने याद रखना है किसने कौन सी ऑक्टाहेड्रल करी है, किसने सारी टेट्राहेड्रल करी है, किसने हाफ करी है, किसने CCP, बाकी तो सेम ही है, अपने आप से भी लिख सकते हो यहाँ। अच्छा, ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन, तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। 1 ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय हाउ मच? इट इज सराउंडेड बाय 8 सोडियम, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। सी द स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन ने सारे के सारे कॉर्नर साथ में बॉडी सेंटर पे करे हुए हैं। सोडियम ने टेट्राहेड्रल साइट दोनों ऑक्यूपाई करी हैं, ये बॉडी डायगोनल, इसके ये दोनों ऑक्यूपाई कर गई हैं। रेडियस रेशियो रूल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो इतनी बार बताया हुआ है आपको कि स्फीयर के सराउंडिंग में कितने एटम है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। रेडियस रेशियो रूल यूं है तो ये सुन लो। रेडियस रेशियो रूल क्या है? रेडियस ऑफ द पॉजिटिव आयन टू द रेडियस ऑफ द नेगेटिव आयन, R+/R-। दिस इज द ओनली थिंग, राइट। अब देखो बहुत अच्छी बात लिखी है सारी, इन्होंने लिखा है कि जो केटाइन और एनायन है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं कि उनकी अट्रैक्शन मैक्सिमम हो और रिपल्जन मिनिमम हो, है ना। जैसे हमने ये एक केटाइन लिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ तो 4 ही दिख रहे हैं, 2 कहाँ हैं? 2 नहीं दिखाए, एक इसके ऊपर है एक इसके नीचे है, 3D है ना स्ट्रक्चर। तो सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस 4 ही दिखाए हुए हैं। अच्छा, तो ये स्टेबल कब होता है? कब स्टेबल होता है? व्हेन आनायन दे टच ईच अदर ऑल्सो एज वेल एज दे टच कैटायन, तो ये स्टेबल होगा। अगर दोनों ही
कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, एक भी नहीं हो रही है दोनों में से, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया, कैटायन का साइज बड़ा कर दिया, एनायन छोटे हो गए, तो वो कैटायन को तो टच कर रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू टच ईच अदर, तो ये अनस्टेबल हो गया। यहाँ उल्टा कर दिया मैंने, अनायन का साइज बड़ा कर दिया, कैटायन का छोटा हो गया, तो अब वो आपस में तो टच कर रहे हैं, आप कैटायन को टच नहीं कर रहे, तो ये भी अनस्टेबल है। तो अब हमने देखना है कि जो रेडियस रेशियो रूल है R+/R-, ये आपको स्ट्रक्चर बताने में या बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर बताने में कैसे हेल्प करते हैं। देखो हमने क्या कंसीडर किया, सपोज हमने रेडियस रेशियो को डिक्रीज कर दिया, इट्स वेरी इजी, ध्यान से देखो। वी आर सेइंग कि हमने रेडियस रेशियो को डिक्रीज कर दिया, ये ना रेडियस रेशियो, इसको डिक्रीज करने के क्या तरीके हैं, देयर आर 2 वेज। एक तो वे है कि ये चीज क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसको डिक्रीज कर दो, मतलब कि जो कैटायन का साइज है उसको कम कर दो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि ये जो एनायन का साइज है इसको इंक्रीज कर दो। देयर आर द 2 वेज इन, अगर आपने इसको डिक्रीज करना है, दोबारा सुन लो, अगर रेडियस रेशियो को डिक्रीज करना है सो वी हैव 2 वेज, या तो कैटायन को साइज को डिक्रीज कर दो या फिर एनायन के साइज को इंक्रीज कर दो। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आपको रेडियस रेशियो जो है वो इंक्रीज करना है, तब क्या ऑप्शन होंगे, यू माइट हैव गिवन ऑल द करेक्ट आंसर। अगर आपने बोला है कि हम कैटायन के साइज को बढ़ा दें और एनायन के साइज को कम कर दें इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेडियस रेशियो, देन यू आर करेक्ट, यही तो करेंगे। नाउ सी दिस, ये आपका सिंपल स्टेबल स्ट्रक्चर है जिसमें एनायन दे आर टचिंग ईच अदर एज वेल एज दे आर टचिंग द कैटायन। हमने क्या किया, क्योंकि हमने रेडियस रेशियो को डिक्रीज करना है, तो या तो वी डिक्रीज द साइज ऑफ द कैटायन, कैटायन का साइज छोटा कर दिया, तो एनायन आपस में तो टच करेंगे, कैटायन को तो टच करेंगे ही नहीं। इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एनायन, तो भी ये सेम स्ट्रक्चर आएगा, दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग, ये सेम स्ट्रक्चर आएगा ये भी। अगर एनायन का साइज बढ़ाओगे तो भी सेम आएगा, एनायन दे विल एबल टू टच ईच अदर बट दे विल नॉट एबल टू टच द कैटायन। अब फिर क्या करना है ना, अगर आपको कैटायन को फिर टच करवाना है इनको, तो इनको पास में लाना पड़ेगा। तो मैंने कैटायन को टच कराने के लिए इनको पास में लाना है। जब मैं ये करूंगी तो यहाँ पे रिपल्जन्स होंगे, बहुत ज्यादा रिपल्जन्स होंगे। अब देखो आप, ये कोऑर्डिनेशन नंबर फिर चेंज हो जाएगा। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली हियर, यहाँ पर भी सेम होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज गोइंग टू डिक्रीज फ्रॉम 6 to 4। दोबारा सुन लो, अगर आपने कैटायन के साइज को डिक्रीज करा या फिर आपने एनायन के साइज को इंक्रीज करा, विच विल गिव बोथ दीज विल गिव दिस स्ट्रक्चर। एनायन दे आर एबल टू टच ईच अदर बट कैटायन को टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अब कैटायन को टच करवाना ही है क्योंकि स्टेबल करना है, तो रिपल्जन्स आ जाएंगे एनायन में, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि कितने टच कर रहे हैं, राइट। अभी आपने और पास में कर दिया ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो गया। मान लो अब ऊपर वाले हट ही गए, यही कर लें टच, ऊपर वाले कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये और समझ लगेगा दूसरे एग्जाम्पल से। सपोज दूसरे में हमने क्या करना है, वी हैव टू इंक्रीज द रेडियस रेशियो। फॉर इंक्रीजिंग रेडियस रेशियो, कैटायन के साइज को इंक्रीज करो या फिर एनायन के साइज को डिक्रीज करो, या तो आप कैटायन के साइज को बढ़ा लो, एनायन को कम कर लो। सेम ही होगा कि वो कैटायन को तो टच करेंगे बट आपस में टच नहीं कर पाएंगे, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर इनका बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? अगर रेडियस रेशियो डिक्रीज कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज कर रहा है। अगर रेडियस रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज कर रहा है। कैसे हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज? मान लो ये इतने कम हो गए, यहाँ पर एक और एनायन फिट हो सकता है, तब करके कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो गया। तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि व्हेन यू डिक्रीज रेडियस रेशियो, coordination number also decreases. When you increase radius ratio, coordination number increase. मतलब कि radius ratio is directly proportional to coordination number. अब आगे देखो, ये बहुत सारा टेक्स्ट है। इन्होंने क्या बोला है कि ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तब स्टेबल होगा अगर रेडियस रेशियो इस रेंज में हो। अगर रेडियस रेशियो इससे ज्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, इससे कम होगा तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी रेंज भी दी हुई है कि अगर इस रेंज में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, इस रेंज में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। आई टेल यू एन इजी वे इसको याद करने के लिए, बस ये 4 वैल्यूज आप याद रख लो।
ये वैसे डिराइव भी होती हैं। क्या बोलना है कि अगर आपका रेडियस रेशियो की रेंज इतनी है 0.155 टू 0.225 तब कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3। और अगर रेडियस रेशियो की रेंज 0.225 टू 0.414 है तब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। अगर रेडियस रेशियो की रेंज 0.414 टू 0.73 है तब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। और अगर 0.732 से ऊपर है तब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। बस ये याद रख लो आप। तो पता लग गया कि हाउ। सो नाउ यू गॉट टू नो हाउ रेडियस रेशियो हेल्प्स टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आपको रेंज पता है, इस रेंज में रेडियस रेशियो पता है तो आप बता दोगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ना। दिस इज वेरी इजी। एक चलो क्वेश्चन कर लेते हैं अब एक आधा। एक्चुअली क्वेश्चन एप्लीकेशन में ही हो जाएगा, थोड़ा हम कट करके बताती हूँ। देखो आपको रेडियस दिया हुआ है सोडियम का इतना 0.95 एंगस्ट्रॉम, क्लोरीन का दिया हुआ है 1.81 एंगस्ट्रॉम। डिवाइड किया तो आपको पता लगा कि इसका जो है रेडियस रेशियो दैट इज 0.524। ठीक है, ये किसकी रेंज में आ रहा है? 0.524 ये वाली रेंज में आ रहा है ना, 0.4142 टू 0.732। तो हम बता सकते हैं कि NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है Na का और Cl का दोनों का क्या है 6 है, जो कि एक्चुअल में है ही, अभी पीछे किया तो है। नेक्स्ट देखो रेडियस जिंक का है, ये सल्फाइड का ये है, इनका रेशियो है 0.40। तो ये वाली रेंज में है जो आपकी सेकेंड वाली रेंज थी। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। ये भी देख लो, जैसे ये वाली रेंज थी ना 0.225 टू 414, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। अब देखो ये रेडियस रुबीडियम का इतना दिया हुआ है, आयोडाइड का इतना दिया हुआ है, रेशियो इनका 0.68 है, रेंज इसमें आ रहा है। तो अब आप लोग बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, तो मुझे पता लगेगा आप कुछ पढ़ भी रहे हो या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। अच्छा एक बात और, आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे भी मैंने क्वेश्चन देखा, उन्होंने बोला कि रेडियस जो है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का रेडियस है 0.66 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, और आपका ऑक्सीजन आयंस का है दैट इज 1.40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन ना पूछ करके उन्होंने बोला कि साइट बताओ, साइट कौन सी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर किस साइट को कॉरस्पॉन्ड कर रही है वो मैं बता देती हूँ। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है मतलब कि आपकी ट्राइगोनल साइट होगी। कौन सी होगी? ट्राइगोनल साइट। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मतलब कि आपकी होगी टेट्राहेड्रल साइट। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तब आपकी होगी ऑक्टाहेड्रल साइट। कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तब आपकी होगी क्यूबिक साइट। ये याद रखना। सी दिस, ट्राइगोनल साइट होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 3, टेट्राहेड्रल होगी 4, ऑक्टाहेड्रल होगी 6, क्यूबिक होगी 8। तो अगर रेडियस रेशियो देखो तो R प्लस ओवर R माइनस, ये माइनस है तो जो वैल्यू दी है ये लिख दो, इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने उसको चेक करना है कि कौन सी रेंज में है। 3 ये वाली रेंज में है, ये वाली रेंज में है, ये वाली रेंज में, किससे ऊपर है। तो आपको फिर कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगेगा, कोई भी हो सकता है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगेगा तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइट आप लोगों ने मुझे बतानी है। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। आप मुझे डायरेक्ट ये आंसर बता सकते हो कि कौन सी साइट है आइदर, या फिर आप मुझे बता सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आपको पता लग जाएगी। या दोनों लिख देना कोऑर्डिनेशन नंबर इज दिस एंड साइट दैट इज दिस। मैं भी बता दूंगी आपको अगर आपको पता करनी होगी तो। ओके, सो दैट्स इट इस वीडियो के लिए। बाय बाय। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, तभी मुझे पता लगेगा है ना कि आपको समझ भी आ रहा है या नहीं। और अगर आप बोलोगे तभी फिर इसका सेकंड पार्ट आएगा, नहीं तो फिर मैं नहीं अपलोड करूंगी, इतना ही पढ़ लेना। ठीक है, तो प्लीज मुझे बताना है कि इफ यू वांट द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो और नॉट। ठीक है, बाय।